नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हूँ तमस का अगला भाग। मंत्री जी की सूचना के बाद लोग उठने लगे, सभा विसर्जित होने लगी। लोग मंदिर के 7 दरवाजों में से निकल निकल कर बरामदे में अपना अपना जूता खोज कर पहनने लगे। कुछ लोग मंदिर में प्रवेश करते समय जानबूझकर दाएं पैर का जूता एक दरवाजे के सामने और बाएं पैर का जूता तीसरे या चौथे दरवाजे के सामने छोड़ देते थे, ताकि सत्संग के बाद जूतों का पुनः मिलन जाना सुनिश्चित हो सके। इसलिए बरामदे में थोड़ी देर के लिए भीड़ सी बनी रही। यूं भी सभा विसर्जन के बाद 2-4 आदमी बरामदे में खड़े बतियाते रह जाते थे। और आज तो शहर की स्थिति की चर्चा हर एक जबान पर थी। वानप्रस्थी अपने मर्मस्पर्शी भाषण के बाद भी बेदी पर बैठे थे। वह अभी भी उत्तेजित जान पड़ रहे थे और उनका चेहरा दमक रहा था। तभी आंगन में से कुछ लोग मंदिर के अंदर आते हुए दिखाई दिए। बरामदे में खड़े छिटपुट लोग उन्हें पहचान गए। वे शहर की अन्य हिंदू धार्मिक संस्थाओं के गणमान्य अधिकारी थे। उनके पीछे 5-7 सिख सज्जन भी अंदर आते दिखाई दिए। वे स्थानीय बड़े गुरुद्वारे में से आए थे। इन्हें भी अंतरंग सभा की बैठक में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया था। अंतरंग सभा की बैठक शुरू हुई। मंत्री जी ने दुबले पतले किंतु बड़े जोशीले सज्जन थे, नगर की स्थिति का ब्यौरा दिया। कुछ उड़ती अफवाहों की भी चर्चा हुई। मस्जिद के सामने पाई गई सूअर की लाश का भी जिक्र किया। यह भी बताया कि जामा मस्जिद में लाठियां, भाले और तरह तरह का असला बहुत दिनों से इकट्ठा किया जा रहा है। नगर की स्थिति का ब्यौरा देने के बाद मंत्री जी ने विषय पर गंभीरता से विचार करने और अपने अपने सुझाव पेश करने का अनुरोध किया। यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। आवाज वानप्रस्थी जी की थी, जो बेदी पर बैठे अपना हाथ उठाकर बड़ी गंभीरता से कह रहे थे, इस विषय पर किसी दूसरी जगह बैठकर विचार करना चाहिए। वानप्रस्थी जी बेदी से उतर आए और मंदिर के पिछवाड़े की ओर गए। अंतरंग सभा के सभी सदस्य भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। मंदिर के पिछवाड़े से सीढ़ियां उतरकर वानप्रस्थी जी सभी को एक छोटे से कमरे में ले गए, जहां मंदिर का सारा सामान रखा था और कुछ एक कुर्सियां और बेंच रखे रहते थे। सभी लोगों के बैठ जाने पर पुण्यात्मा जी धीर गंभीर आवाज में बोले, सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें। एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है। जलते अंगारे छत से फेंके जा सकते हैं। सदस्य ध्यान से सुनते रहे। बात 2 टूक थी, लेकिन वानप्रस्थी जी के मुंह से सुनते हुए कुछ लोगों को तनिक झेप हुई। अधिकांशतः सदस्य व्यापारी लोग थे और बड़ी उम्र के थे। कुछ नौकरी पेशा थे, 2-1 वकील। चिंतित तो सभी थे, लेकिन वानप्रस्थी जी की तरह उत्तेजित नहीं थे। उन्हें अभी तक पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पाया था कि शहर की स्थिति यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि घरों में तेल के कनस्तर रखने की नौबत आ गई। वे अभी भी समझते थे कि छोटी मोटी घटनाओं के बाद सरकार स्थिति पर काबू पा लेगी।
शरारत को दबा देगी और फसाद नहीं होने देगी। इस पर एक सज्जन ने मंत्री जी से पूछा, युवक समाज का काम ठंडा पड़ा हुआ है, देवव्रत जी को आपने और कामों में लगा रखा है। मैं समझता हूँ युवकों को लाठी सिखाने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। 200 लाठियां आज ही मंगाकर बांट दी जाएं। इस पर सभा के दानवीर प्रधान जी, जो शहर के जाने माने व्यापारियों में से थे, सिर हिलाकर बोले, यह रकम मैं दूंगा, आप आज ही 200 लाठियां मंगाकर युवकों को बांट दें। वाह वाह की आवाज़ सुनाई दी। उपस्थिति सज्जनों ने प्रधान जी की उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीच में से एक सदस्य की आवाज़ आई, यही तो हम हिंदुओं में बहुत बड़ी कमजोरी है। हम प्यास लगने पर कुआं खुदवाते हैं। आज जब हालत बिगड़ रही है और मुसलमान जामा मस्जिद में असला इकट्ठा कर रहे हैं, हम लाठियां खरीदने जा रहे हैं। इस पर मंत्री जी छूटते ही बोले, इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। युवक समाज पूरी तरह से सक्रिय है और इस ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। स्वयं वानप्रस्थी जी तन मन के साथ इस काम में रुचि ले रहे हैं। पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त वानप्रस्थी जी हिंदू संगठन के पुण्य कार्य में भी बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी के सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ। उनकी उदारता के ही बल पर हमारे अनेक काम संपन्न हो रहे हैं। हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए। तभी बाहर से आए सज्जनों में से एक वयोवृद्ध सज्जन, जो देर से अपनी छड़ी पर ठुड्डी रखे बैठे थे और जिन्होंने एक एक करके अपनी दोनों टांगें कुर्सी पर चढ़ा रखी थीं, अपनी पतली तीखी आवाज में बोले, भरावो यह सब ठीक है, पर मैं कहूँगा डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ। डिप्टी कमिश्नर से कहो पानी भी न पियो और डिप्टी कमिश्नर से मिलो। यह बखेड़ा यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। उससे मिलो और उसे समझाओ कि हिंदुओं के जान माल को बहुत खतरा है। डिप्टी कमिश्नर के पास जाना आवश्यक है, जरूरी, लेकिन लाला जी अपनी रक्षा तो अपने हाथों होगी, वानप्रस्थी जी ने कहा। ओ महाराज, बच्चों को लाठी चलाना जरूर सिखाओ, नेता और तलवार चलाना भी सिखाओ। सूरमा बन जाएंगे हमारे बेटे, पर सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर से मिलो। उससे कहो कि शहर में फसाद नहीं होने दें। डिप्टी कमिश्नर का बड़ा दबदबा है, वह चाहे तो चिड़ी तक नहीं फड़क सकती। आज इतवार है, डिप्टी कमिश्नर नहीं मिलेगा। मंत्री जी ने कहा, मैं कहता हूँ घर पर जाकर मिलो, यही वक्त है। यहीं से कुछ लोग उठकर सीधे डिप्टी कमिश्नर से मिलने चले जाओ। इस पर एक सिख सज्जन ने सूचना देते हुए कहा, मैंने सुना है कि एक वफ्द पहले से डिप्टी कमिश्नर से मिलने चला गया है। कौन लोग हैं उसमें? उसमें कुछ फ्रांसीसी हैं, कुछ लीगी हैं और कुछ शहर के लोग। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। वह वफ्द क्या करेगा? हिंदुओं सिखों को अलग से ले जाकर मिलना चाहिए। उसे तो यह बताना है कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं। अगर मुसलमान भी साथ होंगे तो तुम डिप्टी कमिश्नर को क्या कह सकते हो? यह सारा काम कांग्रेसियों ने बिगाड़ा है। उन्होंने ही मुगलों को सिर पे चढ़ा रखा है। शरारत बहुत बढ़ रही है, इसमें तो शक नहीं। एक सिख सज्जन बोले, सुना है एक गाय भी काटी गई है। माई सत्तो की धर्मशाला के बाहर उसके अंग फेंके गए हैं। मैं नहीं जानता कहाँ तक यह खबर ठीक है, लेकिन सुनने में जरूर आया है। इस पर वानप्रस्थी जी का चेहरा तमतमाने लगा और उनकी आंखों में खून उतर आया, पर वह कुछ बोले नहीं।
चुपचाप अपनी उत्तेजना को दबाते हुए मौन बैठे रहे। गोवध हुआ तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, मंत्री जी उत्तेजित होकर बोले। कुछ देर तक चुप्पी सधी रही। अगर यह बात सचमुच ठीक है तो इसके पीछे गहरी शरारत है। जो मुसलमान न करें कम है। इस पर शहर के हिंदू सिखों को व्यापक रूप से संगठित करने, आत्मरक्षा की साक्षी योजना बनाने के लिए सुझावों पर विचार किया जाने लगा। मोहल्ला कमेटियों की क्या स्थिति है? एक सज्जन ने पूछा। यहाँ मोहल्ला कमेटियाँ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सभी मोहल्लों में मुसलमान घुसे बैठे हैं। यह शहर ही इस बेढब्बे से बना है कि हर मोहल्ले में हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी। मोहल्ला कमेटियाँ क्या बनाओगे? हर बात की खबर मुसलमानों को हो जाती है। 1926 के फसादों के बाद 2-3 मोहल्ले ऐसे बने जिनमें हिंदुओं ने आंखें खोलकर मकान बनवाए, जैसे नया मोहल्ला, राजपुरा आदि, जो अलग से हिंदुओं सिखों के हैं, वरना सभी में मुसलमान घुसे हुए हैं। मोहल्ला कमेटियों के बारे में देर तक गंभीरता से विचार हुआ। एक उपसमिति भी बनाई गई जो फौरन इन मोहल्ला कमेटियों के साथ संपर्क स्थापित करे। ऐसी योजना पर भी विचार किया जाने लगा कि खतरे के वक्त यह संपर्क जैसे कायम रहे। तभी एक वयोवृद्ध सज्जन ने सुझाव दिया, शिवालय पर लगे घड़ियाल की जांच भी करवा लीजिए। क्यों, उसका क्या हुआ? यूं ही एहतियात के लिए रात के वक्त ही खतरे की घंटी बजानी पड़ जाए तो कम से कम वह काम तो करता हो। यह न हो कि रस्सी खींचो तो रस्सी ही टूट जाए, घड़ियाल ही न बजे। शहर के ऐन बीचों बीच एक टीले पर स्थित शहर का पुराना मंदिर था। उसी को लोग शिवाला कहते थे। आसपास दुकानें थीं। वहीं पर मंदिर के ऊपर एक घड़ियाल भी किसी जमाने में लगाया गया था। अरसा भी तो बहुत हो चुका है, वयोवृद्ध कह रहे थे। 1927 में लगवाया था या शायद इससे भी पहले। इस पर एक सज्जन के मुंह से सहसा निकल गया, नहीं बजे तो अच्छा है, भगवान कभी न बजवाए। इसी भाव ने हमें कायर बना दिया है। वानप्रस्थी जी तुनक कर बोले। बात बात पर खतरे में डरना, इसी कारण म्लेच्छ हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमारे युवकों को कराड़ और बनिया कहकर पुकारते हैं। लोग फिर चुप हो गए। धारणाएं जरूर सभी उपस्थिति लोगों की एक जैसी थीं, लेकिन वे वानप्रस्थी जी की भांति उत्तेजित नहीं थे। वे भी मानते थे कि मुसलमान शरारत करेंगे, लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि फसाद फूट पड़े, क्योंकि इससे सचमुच हिंदू सिखों की जान और माल को खतरा था। दूर तक उपायों और साधनों पर विचार होता रहा, रक्षा संबंधी उपायों पर भी और फसाद को रोकने के उपायों पर भी। अनेक सुझाव पेश किए गए। मोहल्ला कमेटियां बनाई जाएं, वॉलंटियर कोर बनाई जाएं, जो शहर के सभी हिंदुओं सिखों के संगठनों के बीच संपर्क रखे। कड़वे तेल के अतिरिक्त रेत और पानी का इंतजाम किया जाए। इस गंभीर विचार विमर्श के बीच बार बार किसी राग की स्थायी पंक्ति की भांति वयोवृद्ध अपना सुझाव बार बार दोहराते रहे। ओ भरावो, डिप्टी कमिश्नर से मिलो, पानी भी न पियो, डिप्टी कमिश्नर से मिलो, यहीं से उठकर कुछ लोग उसके पास चले जाओ, मैं भी साथ चलने को तैयार हूँ। अंत में यही तय पाया कि मंत्री जी पीछे रुक जाएं। तेल और कोयला और लाठियों से संबंधित निर्णयों के बारे में घर घर चपरासी भेजकर सदस्यों को सूचित करें। अन्य संगठनों से संपर्क स्थापित करें। चौकीदारों के लिए गोरखों का प्रबंध करें। शिवालय वाले घड़ियाल की मरम्मत के लिए सनातन धर्म सभा के मंत्री जी से बात करें। युवक सभा को चौकस करें, जबकि अंतरंग सभा की बैठक में भाग लेने वाले अन्य सभी सज्जन
उसी वक्त तांगों पर बैठकर डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर रवाना हो जाएं। वानप्रस्थी जी को छोड़कर, क्योंकि आध्यात्मिक उपदेश देने वाले और सफ़ेद बाना पहनने वाले वानप्रस्थी का यह काम नहीं है कि बुनियादी वखेड़ों में गृहस्थियों के पास घिसटते फिरें। घर पर पहुंचे तो दानवीर प्रधान जी को पता चला कि बेटा घर पर नहीं है। उनका माथा ठनका कि कहीं अभी से उस आंधी की लपेट में तो नहीं आ गया जो इस शहर में उठने वाली है। जिस समय वह घर की ओर लौट रहे थे, उसी समय रणवीर अखाड़ा संचालक मास्टर देवव्रत के पीछे पीछे शहर की तंग गलियों में से एक गली के बाद दूसरी गली पार करता हुआ चला जा रहा था। मास्टर देवव्रत के बोझिल बूटों की टाप गलियों की दीवारों के साथ टकरा टकरा कर गूंज रही थी और उसके पीछे पीछे चलते हुए 15 साल के तरुण रणवीर के दिल में उमंगें लहरों की तरह उठ रही थीं और रोम रोम पुलक रहा था। आज उसकी परीक्षा होगी और यदि वह परीक्षा में खरा उतरा तो उसे दीक्षा मिलेगी। शहर की कोई गली सीधी नहीं थी। एक गली थोड़ी दूरी पर सीधी चलती, फिर कुछ गज की दूरी पर एक और टेढ़ी गली उसमें आ मिलती। दोनों ओर के इकहरे मकान उस पर झुक पड़ते। लगता उन्हीं के बोझ से गली टेढ़ी हो गई। कभी कभी लगता अंधी गली में पहुंच गए हैं। आगे चलकर गली बंद मिलेगी, पर एन अंत तक पहुंचने पर एक सकरा सा रास्ता बाईं या दाईं ओर से निकल गया। देवव्रत के पटपटाते बूट सभी गलियों को पहचानते थे। रणवीर उम्र में छोटा था, इसी कारण उसकी आंखों में अभी भी कौतूहल और सरल विश्वास झलकते थे। उसमें एक संजीदगी नहीं थी जो विशिष्ट परीक्षण के लिए जरूरी है, पर संजीदगी न सही उत्साह तो था। मास्टर जी के आदेश पर मर मिटने की क्षमता तो थी, दृढ़ संकल्प तो था। रणवीर जब इससे भी छोटा था तो मंत्र मुग्ध सा मास्टर जी के मुंह से वीरों की कहानियां सुना करता था। तब राणा प्रताप की आधी बची हुई रोटी बिल्ली खा गई थी और उन्हें पहली बार अपनी निस्सहाय स्थिति का बोध हुआ। शहर के आसपास के पहाड़ों को देखता तो उन पर उसे कभी चेतक घोड़ा दौड़ता नजर आता, कभी किसी चट्टान पर घोड़े की पीठ पर बैठे शिवाजी नजर आते। दूर तुर्कों के लश्करों की ओर देखते हुए जब शिवाजी म्लेच्छ सरदार से वगलगीर हुए थे, मास्टर जी ने ही रस्सी में तरह तरह की गांठें लगाना सिखाया था। मकान की दीवार फांद कर ऊपर चढ़ना, अग्निबाड़ और मेघबाड़ के गुण बताए थे। हवा में छुड़ा हुआ अग्निबाड़ आगे बढ़ता है, उसकी नोक घर्षण के कारण चमकती है, उसमें से अंगारे फूटते हैं। महाभारत के युद्ध में ऐसा ही अग्निबाण छोड़ा गया था, हवा को काटता चला जा रहा था। फिर वह कौरवों के एक योद्धा की ढाल से जा लगा। ढाल में से अंगारे फूटने लगे, पर तीर फिर भी आगे बढ़ता गया। अग्निबाण की यही विशेषता है, वह गिरता नहीं, वह बाण घूमता है, समस्त रणभूमि में घूमता है और चारों ओर से आग की लपटें उठने लगती हैं। कहीं किसी योद्धा के मुकुट को छू लिया, वहां आग की लपट निकलने लगी। किसी रथ के शस्त्र से जा लगा, शस्त्र जलने लगा। चारों ओर घूमता हुआ बाण उस समय तक घूमता रहा जब तक धू धू करके चारों ओर आग नहीं जलने लगी। फिर बाण लौट आता है, शत्रु की छावनी को जलाकर विजयी सैनिक की भांति उसमें से प्रकाश फूट रहा होता है। देखते ही आंखें चौंधिया जाती हैं। हवा को चीरता हुआ आता है, लगता है हवा को आग लगा जा रहा है। मास्टर जी के ही मुंह से उसने सुना था कि वेद में सब लिखा है, विमान बनाने का ढंग, बम बनाने का ढंग। उन्हीं के मुंह से
योग शक्ति की महिमा भी सुनी थी। जिस मनुष्य में योग शक्ति है वह सब कुछ कर सकता है। हिमालय की तलहटी पर एक योगी राज योग साधना कर रहे थे। उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। एक दिन जब वह समाधि में थे तो एक म्लेच्छ उनकी समाधि भंग करने के लिए वहां जा पहुंचा। म्लेच्छ तो गंदे लोग थे। म्लेच्छ नहाते नहीं, पाखाना करके हाथ नहीं धोते, एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं, समय पर शौच नहीं जाते। तो वह गंदा म्लेच्छ योगी जी के सामने खड़ा उन्हें घूरता रहा। उसकी कलुषित छाया पड़ने की देर थी कि योगी जी ने अपने नेत्र खोले। आंखों में से एक ऐसी दैवीय ज्योति निकली कि म्लेच्छ वहीं खड़ा खड़ा भस्म हो गया। रणबीर की आंखों के सामने बार बार म्लेच्छ घूम जाते थे। पड़ोस में सड़क के किनारे बैठा मोची म्लेच्छ है। घर के सामने टांगा हाँकने वाला गाड़ीवान म्लेच्छ है। मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाला हमीद म्लेच्छ है। गली में मंजीफा मांगने वाला फकीर म्लेच्छ है। पड़ोस में रहने वाला परिवार म्लेच्छों का है। वैसा ही कोई म्लेच्छ योगीराज की साधना भंग करने हिमालय पर जा पहुंचा होगा। आज अपने 8 साथियों में से अकेले रणबीर को दीक्षा के लिए चुना गया था। देवव्रत जी ने सभी को डर लगता था। वह खाकी निक्कर के नीचे काले रंग के डबल बूट पहनते थे और कड़कड़ी आवाज में बोलते थे और किसी को भी किसी समय धुन सकते थे। पर यह परीक्षण गुप्त था। केवल दीक्षित युवक ही इसके बारे में कुछ जानते थे और वे सभी इसके रहस्य नहीं बताते थे। गलियां उजड़ी हुई सी लगती थीं। एक जगह रणवीर को लगा जैसे कुछ दूरी पर गली अंधकार के घने पुंज में खो गई, परंतु पास पहुंचने पर पता चला कि किसी घर की दीवार टूटी हुई थी और खप्पे में से अंधेरा झांक रहा था। एक जगह देवव्रत जी के कदम रुक गए। रणबीर का दिल अभी भी उत्साह और उमंग से बल्लियों उछल रहा था। हालांकि इस निर्जन गली में पहुंचकर वह कुछ सहम सा गया। लंबी दीवार में से एक धूसर सा दरवाजा था जो भिड़ा हुआ था। मास्टर जी ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धकेल कर खोल दिया। सामने एक चौड़ा सा आंगन था जिसके पार कोठरी के दरवाजे पर टाट का पर्दा लटक रहा था। आंगन में बाई ओर ईंटों पत्थरों का ढेर। रणबीर को यह जगह बड़ी वीहड़ सी लगी। आंगन पार करके मास्टर जी ने कोठरी के दरवाजे को थपथपाया। अंदर कोई खकारा, फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं देवव्रत हूँ। दरवाजा खुला। सामने स्कूल का बूढ़ा गोरखा चौकीदार खड़ा था। दरवाजा खोलते ही उसने हाथ बांध दिए। कोठरी के अंदर अंधेरा था। उसमें एक और खाट बिछी थी और उस पर मैली सी चादर बिछी थी। दाईं ओर दीवार के सहारे एक लाठी रखी थी। पास ही एक चिलम उल्टी रखी थी। दीवार में खूंटी से चौकीदार का खाली रंग वाला लंबा गरम कोट टंगा था और उसी के ऊपर उसी खूंटी के सहारे काले रंग की मयान में बंद किरच लटक रही थी। इतने में बाई ओर से मुर्गियों के कुड़कुड़ाने की आवाज आई। रणबीर ने गर्दन घुमाकर देखा। एक बड़ी सी टोकरी में 5-6 सफेद मुर्गियों को बंद किया गया था। रणबीर को बाजू से पकड़कर मास्टर जी पिछले आंगन में ले आए। यह आंगन छोटा और दूसरी ओर साथ वाले मकान की ऊंची दीवार खड़ी थी। गोरखा एक हाथ में एक मुर्गी उठाए, दूसरे हाथ में छुरा लिए उसके पीछे पीछे चला आया। इधर दीवार के पास बैठ जाओ रणबीर और उस मुर्गी को काटो। दीक्षा से पहले तुम्हें अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय देना होगा। उन्होंने रणबीर को बाजू से पकड़ा और उसे आगे ले आए। आर्य युवकों के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की दृढ़ता की जरूरत है। छुरी हाथ में लो और उधर बैठ जाओ। रणबीर को लगा जैसे सहसा चारों ओर भयानक चुप्पी छा गई है, भयानक सन्नाटा। दाई ओर टूटी ईंटों का ढेर जिस पर जगह जगह मुर्गियों के पंख बिखरे पड़े थे। ढेर के पास नीचे पत्थर की एक सिल थी जो मुर्गियों के खून से काली पड़ गई थी। इधर बैठ जाओ। मुर्गी का एक पैर अपने दाएं पैर के नीचे दबा लो। रणबीर के हाथ में छुरा देते हुए उन्होंने मुर्गी के दोनों पंख पकड़कर
एक दूसरे में खोस दिए। एक पंख के नीचे दूसरा पंख खोसा, फिर ऊपर वाले पंख को मरोड़कर पिछले पंख के नीचे कर दिया। मुर्गी जोर से कुड़कुड़ाई, पर पंख बिंध जाने से उसका फड़फड़ाना बंद हो गया। लो पकड़ो, मास्टर जी ने कहा और रणबीर के पास बैठ गए। अब चलाओ छुरी। पर रणबीर के माथे पर पसीना आ गया और उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। मास्टर जी समझ गए कि उसे मतली आने वाली है। रणबीर, उन्होंने चिल्लाकर कहा और एक सीधा थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। रणबीर दोहरा होकर जमीन पर आ गिरा। उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। गोरखा भी उसके पीछे खड़ा था। रणबीर को रुलाई आ रही थी और वह बुरी तरह से व्याकुल हो उठा, लेकिन थप्पड़ खाने से उसकी मतली बहुत कुछ जाती रही। उठो रणबीर, मास्टर जी ने डपट कर कहा। रणबीर उठा और बोझिल त्रस्त आंखों से मास्टर जी की ओर देखने लगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उन्होंने मुर्गी का पैर अपने दाएं बूट के नीचे दबाया। मुर्गी की आंखें पहले से मुदने लगी थीं। मास्टर जी ने उसका गला अपने बाएं हाथ में लिया और छुरी को केवल एक ही बार उसके गले पर फेर दिया। खून की धार फूट पड़ी। कुछ बूंदें मास्टर जी के बाएं हाथ पर पड़ी, पर मास्टर जी ने मुर्गी को छोड़ा नहीं। मुर्गी का सिर तो अलग होकर उनके बूट के पास ही पड़ा था, लेकिन मास्टर जी बाएं हाथ से उसकी गर्दन की नली को नीचे की ओर दबाए रहे। सफ़ेद सी नली बाहर आने के लिए उछल रही थी, जिसे मास्टर जी अपने बाएं हाथ से अंगूठे से दबाए हुए थे। मुर्गी का सारा शरीर कांप रहा था। मास्टर जी जोर से नली को दबाए रहे और कुछ ही देर बाद मुर्गी का बदन स्थिर हो गया और खून के सने मुट्ठी भर पंख रणबीर के सामने पड़े रह गए। मास्टर जी ने मुर्गी को एक ओर फेंक दिया और उठकर खड़े हो गए। अंदर से एक और मुर्गी ले आओ, उन्होंने गोरखा से कहा। तभी उन्होंने देखा कि रणबीर ने वहीं बैठे बैठे कह कर दी और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ने लगा और हाँफ रहा था। मास्टर जी का मन हुआ कि एक थप्पड़ रसीद कर दें, पर चुप खड़े रहे। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद धीमी आवाज में बोले, एक और अवसर तुम्हें दिया जाता है। जो युवक एक मुर्गी को नहीं मार सकता, वह शत्रु को कैसे मार सकता है। थोड़ी देर तक हाँफते रहने के बाद रणबीर थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। पेट में जो अकुलाहट पैदा हुई थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी। 5 मिनट तुम्हें और दिए जाते हैं। इस बीच भी अगर तुमने इसे नहीं काट पाया तो तुम्हें दीक्षा नहीं दी जाएगी। 5 मिनट बाद जब देवव्रत जी कोठरी में से बाहर निकल आए तो एक मुर्गी दीवार के पास छटपटा रही थी। खून के छींटे उड़ रहे थे। रणबीर अपना दायां हाथ घुटने के बीच दबाए बैठा था, जिसे देखकर मास्टर जी समझ गए कि मुर्गी ने हाथ पर चोंच मारी है और रणबीर केवल उसे जख्मी कर पाया है, उसकी गर्दन पूरी तरह से काट नहीं पाया। रणबीर बड़ी कठिनाई से मुर्गी को दबोच पाया था और जैसे तैसे उसकी हिलदी गर्दन पर ही छुरी चला दिया और फिर खून निकलता देखकर ही रणबीर ने उसे छोड़ दिया। मुर्गी बार बार जमीन पर उछल रही थी, एक एक गज ऊंची उछलती और नीचे गिरती। पंख और भी बिखर जाते। गर्दन में से रिश्ते खून से जमीन एक ओर लाल पड़ गई और मुर्गी फिर से उछलती और खून के छींटे उड़ने लगते। पर रणबीर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। उठो रणबीर, मास्टर जी ने कहा और पास आने पर रणबीर की पीठ थपथपा दी। शाबाश, तुमने दृढ़ता दिखाई, संकल्प शक्ति है तुम में। भले ही हाथ में ताकत अधिक नहीं, तुम दीक्षा के अधिकारी हो। कहते हुए मास्टर जी जमीन की ओर झुके और